नमस्कार, राधे राधे। चलिए, अब बातें मत करना। कल का जो हमने कल योजनाएं पढ़ी थी वो हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो पहली योजना जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? अल्पकालीन आवास गृह योजना। उसमें क्या था? उसमें जो था, न्यायालय में अगर कोई महिला है और उसको मामले में कोई भी मामला चल रहा है, उसमें बार बार उसको आना जाना पड़ रहा है, या किसी महिला का इंटरफेयर उस मामले में है, तो उसको एक अस्थायी आवास उपलब्ध कराना अल्पकालीन आवास गृह का एक उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें जो है जबलपुर में एक केंद्र था और दूसरा जो था रीवा इसका केंद्र था। दूसरी योजना जो हमने पढ़ी थी महिला उद्धार गृह, वो कहाँ था भाई? इसका केंद्र कहाँ है? इंदौर इसका केंद्र है। और इसमें क्या है? इसमें कोई भी अपराधी महिला है तो उसको जो है शिक्षा प्रदान करना, उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छे कर सकें, उसकी मानसिक स्थिति कैसे सुधार सकें, जो है महिला उद्धार गृह का एक उद्देश्य था। उसके बाद जो है राजकीय अनुरक्षण जो आवास गृह था, उसका मतलब क्या था? मतलब उसका उद्देश्य क्या था? हाँ, कुष्ठ बच्चे, मतलब दो दो योजनाएं इसमें मिक्स थी। कौन सी? बाल संरक्षण गृह और बाल संरक्षण आश्रम, इसमें दोनों मिक्स थी। बस इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये आ जाती है कि ये सिर्फ सिर्फ क्या, हाँ, बालिकाओं के लिए जो है उपलब्ध है, बाकी बालक जो है इसमें जो है नहीं रह सकते। तो दो इसमें योजनाएं सम्मिलित हो गई। उसके बाद जो हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था शासकीय सिलाई केंद्र। क्या पढ़ा था? शासकीय सिलाई केंद्र। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ वो है ही नहीं, सिर्फ इसमें जो है 19 केंद्र हैं। कितने? 19 केंद्र हैं। कुछ हमें पूरे रटने नहीं है। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल, सीधी, धार, रतलाम, ये सब जो है इसके केंद्र हैं। उसके बाद हम जो पढ़े थे महिला वसति गृह। क्या है? महिला वसति गृह। वसति से यानी मतलब कहीं रहने जा रही है, अगर वो कोई नौकरी या पेशा में है तो बाहर जाके उसको ये गृह मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं और आपकी नौकरी पेशा जो है वो आराम से कर सकते हैं। और एक कंडीशन में, जो पढ़ने वाली महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनको भी ये गृह उपलब्ध किए जा सकते हैं। चलिए, और हम, हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये भी हमने पढ़ी थी। इसमें जो है जब स्टार्ट हुई थी तो इसमें प्रति माह जो दिया जाता है 150 रुपये प्रति माह दिया जाता। उसके बाद जो है अभी जो तत्काल में दिया जा रहा है वो 600 प्रति माह दिया जा रहा है। और इसमें कंडीशन ये है कि वृद्ध लोगों के लिए, 60 वर्ष का अगर कोई वृद्ध है या उससे ऊपर का कोई वृद्ध है, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। और भी बहुत सारे पात्र हो सकते हैं, जैसे 50 जो जिसकी आयु है, अगर 50 है और 50 से ऊपर है और उसके पास आश्रय नहीं है या कोई आवास स्थल नहीं है, उसको ये योजना लाभान्वित करेगी। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि अगर 18 साल की कोई महिला है, उसकी अगर वो विधवा है या किसी उसको पति ने त्याग दिया है, उसके पास आश्रय नहीं है, उसको भी ये योजना लाभान्वित करेगी। तीसरी कंडीशन ये है कि 14 साल का अगर कोई बच्चा है, वो उसके पास कोई आश्रय नहीं है पर वो निःशक्त है। क्या निःशक्त है? यानी मतलब वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विकलांग हो सकता है, शारीरिक रूप से थोड़ा सा विकलांग हो सकता है, संवेगात्मक रूप से थोड़ा सा विकलांग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है इस आवास का लाभ मिलेगा। फिर अगर अगली कंडीशन देखें तो 6 से लेके 18 साल के जो बच्चे हैं पर वो स्कूल जा रहे हों, भले उनके पास आवास भी हो तो भी, पर एक कंडीशन ये लग जाती कि वो जो है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चे होने चाहिए, तभी उनको जो है ये सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें लाभान्वित उनको किया जाएगा। ये रिवीजन हुआ। जिसने भी ये योजनाएं नहीं पढ़ी हैं, पहले ये 5वीं क्लास है और 4 क्लास जो है यूट्यूब पर डली हुई हैं। आप साथ साथ चलेंगे तभी मजे आएगा। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले उन 4 वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद जो है आगे इसमें हमारे साथ चलें। चलिए, तो हम आगे देखेंगे कौन सी योजना। अब हमारे सामने एक योजना नहीं है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोग। क्या पढ़ेंगे? आयोग आज हम पढ़ेंगे। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, कौन सा आयोग है भाई? राज्य महिला आयोग। क्या है? राज्य महिला आयोग जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है कि आयोग होता ही क्या है। जब हम ये पढ़ रहे हैं कि राज्य महिला आयोग, तो हम ये तो समझ लें कि आयोग होता क्या है। आयोग जो है जिसको हम बोलते हैं कमीशन। अगर आज थोड़ी सी आवाज में मुझे दिक्कत लगे तो बता देना, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है थोड़ा सा।
अगर वैसे तो नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आयोग जो है, आयोग क्यों क्यों बनाए जाते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। आयोग सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं, अगर आयोग को कोई क्षेत्र दिया गया है या कोई एक जो है एक क्षेत्र देकर एक परिदृश्य कर दिया है कि आपको इस क्षेत्र को संभालना है, तो उस क्षेत्र में सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई जा रही है, कौन से नियम लाए जा रहे हैं, संविधान में उस क्षेत्र के लिए क्या वर्णित किया गया है, उसको पूरा ऑल ओवर लेके उसका विकास करना जो है ये कमीशन या आयोग का उद्देश्य होता है। अब हमने आयोग की तो बात कर ली, पर हम ये किसकी बात कर रहे हैं, महिला की। तो महिला, अब क्षेत्र मिल गया हमको, आयोग का कौन सा क्षेत्र मिल गया, महिला। तो किस क्षेत्र में काम करेगा ये आयोग, महिला के क्षेत्र में काम करेगा। मतलब महिला को जो है विकास कराना, उसका सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करना इस आयोग का काम होगा। कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य, ये तो हम पहले दिन से, जब हम महिला बाल विकास ये क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो इनका विकास ही आएगा। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, सशक्तिकरण पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, पोषण पर काम करेंगे, ये जो है इन पर काम होता रहेगा। तो इस आयोग को जो है ये महिलाओं के ऊपर ये काम करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे राज्य। तो इसका मतलब ये है कि ये राज्य महिला आयोग जो है हर राज्य में अपना अपना आयोग बनाएगा। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, हर राज्य में एक आयोग होगा, क्योंकि हमने नाम पढ़ा ना कि राज्य महिला आयोग, हर राज्य अपना राज्य महिला आयोग गठित करेगा। और केंद्र सरकार जो है एक ऊपर एक आयोग होता है, उसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या है, पर वो केंद्र में है, ये हमारी राज्य की बात चल रही है। अब हमें और दूसरे राज्यों से तो कोई मतलब है नहीं, हम दूसरे राज्यों का क्यों आयोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। कौन सा पढ़ेंगे, और इसका उद्देश्य आपको समझ में आ चुका होगा। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो आगे पढ़ाऊंगी, पर हम मध्य प्रदेश का पहले आयोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए भैया, इसमें ब्लैंक पेज कैसे आता है, चलो ठीक है। इसका जो गठन हुआ था, राज्य महिला आयोग का जो गठन किया गया था, वो एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ये किया गया था मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। कौन सा भाई, 1995, ये लिख रहा है आपके सामने, ये कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत ये जो है 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में ये आयोग कब गठित हुआ, 1998 में। ये किसके तहत, कौन से अधिनियम के तहत गठन किया गया इसका, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। और कौन सी धारा, तीसरी धारा के अंतर्गत, कौन सी, तीसरी धारा के अंतर्गत जो है ये हमारे मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो हम कैसे क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया वो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 तीसरी धारा के अंतर्गत 1998 में हमारे मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया। ठीक है, सन आपको दोनों को याद होना चाहिए, ये अधिनियम का सन है और ये जो है हमारे मध्य प्रदेश का आयोग का सन है। चलिए, अब ये जो है ये निकाय जो है ये संवैधानिक निकाय है, ये आयोग जो है संविधानिक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आयोग बनाया गया है वो हर राज्य में बनाया गया है अपना अपना, जैसे हरियाणा का अपना एक आयोग हो गया, जो महाराष्ट्र का अलग हो गया। तो ये जो है संविधान में वर्णित है, संविधान में इसकी जो है व्याख्या की गई है कि ये जो बनाना जो है संविधान की विधि में लिखा हुआ है। तो ये संवैधानिक आयोग हमारा राज्य महिला आयोग हो जाएगा। अब देखिए, इसका गठन हम पढ़ चुके हैं, अब ये भी बात आती है कि अधिनियम हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें सदस्य कौन काम करेगा, आयोग कोई क्षेत्र को अब अच्छा कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसमें कोई व्यक्ति तो चाहिए। तो इसमें जो टोटल व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, 7। कितने होंगे, 7 व्यक्ति इसमें होंगे। और 6 जो व्यक्ति इसमें होंगे वो अशासकीय होंगे, मतलब शासन जो है, शासन के द्वारा ये गठित नहीं किए जाएंगे। अशासकीय 6 जो सदस्य होंगे वो अशासकीय होंगे और 1 सदस्य जो होगा वो शासकीय होगा, मतलब शासन की तरफ से होगा। और इन सदस्यों में जैसे कोई स्वास्थ्य का विशेषज्ञ हो गया, कोई जो है शिक्षा का विशेषज्ञ हो गया, तभी तो काम कर पाएंगे। महिला की शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक रूप को ही तो सुधारना है, शिक्षा को ही तो सुधारना है, तो उनके विशेषज्ञ ही इन सदस्यों में जो है गठित किए जाएंगे। और एक पॉइंट इसमें बहुत अच्छे से याद करिएगा कि जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा 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 जो है भैया सरकारी नहीं होगा।
अशासकीय जो है अध्यक्ष का पद होता है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और बाकी जो सदस्य बचे हैं वो नॉर्मल सदस्य होंगे। कौन कौन से होंगे? 7 सदस्यों में एक कौन होगा और दूसरा कौन होगा, और फिर 5 बचे वो कौन होंगे? सदस्य। तो जो मैंने अभी बोला पॉइंट कि जो अध्यक्ष होगा वो शासकीय नहीं होगा, अशासकीय ही ये अध्यक्ष होगा और हमेशा ये अध्यक्ष के रूप में हमेशा एक महिला ही चुनी जाएगी। कौन चुनी जाएगी? महिला ही। अध्यक्ष हमेशा महिला ही इसमें चुनी जाएगी। और देखिए अब ये आयोग की हमने अध्यक्ष देख लिए, हमने सचिव देख लिया, हमने सदस्य देख लिए, इसके टोटल 7 सदस्य हो गए। अब इसका जो मुख्यालय होता है, हर राज्य में ये आयोग गठित है तो हर राज्य की जो राजधानी है उसी में इसका मुख्यालय होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। तो भोपाल में इसका जो है मुख्यालय स्थापित है। किसका मुख्यालय स्थापित है? राज्य महिला आयोग का मुख्यालय हर राज्य की अपनी राजधानी में स्थापित होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में ये स्थापित है। देखिए अब हमने ये इतनी ऑल ओवर बात कर ली, अब हम ये देख लेते हैं कि अध्यक्ष जो है वो कौन है। पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले अध्यक्ष जो है आप लिख लीजिएगा, इसके हमारे राज्य मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जो रही हैं उनका नाम क्या है? हेमवंत पोत्रे। क्या नाम है? हेमवंत पोत्रे। क्या नाम है? हेमवंत पोत्रे। ये महिला है, ठीक है। सबसे पहली महिला राज्य आयोग की हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है हेमवंत पोत्रे। इनका नाम लिख लीजिएगा। पर थोड़ा सा विवाद है इस चीज में, ठीक है। आप गूगल पे कभी सर्च करेंगे या फिर इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे विवाद हैं। एक नाम कृष्णकांत का भी आता है पर वो नहीं है, अधिकतर जो है यही सही है। तो हमारे मध्य प्रदेश की राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थी? हेमवंत पोत्रे। क्या नाम है? हेमवंत पोत्रे। अभी हमारे जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, क्या वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? शोभा ओझा। क्या है? शोभा ओझा। शोभा ओझा। इनके ऊपर भी थोड़ा सा विवाद है। इन्होंने 2022 में इस्तीफा देने की इनका बहुत विवाद चला था, अगर आपने देखा हो 2022 में इन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगी, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ या ऊपर से प्रेशर आ रहा है ऐसा। पर अभी जो है अभी मान्य जो है भाई शोभा जो ओझा है वो ही हमारी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अभी अध्यक्ष हैं। पहली का नाम क्या है? जो हमारी पहली अध्यक्ष का नाम क्या है? हेमवंत पोत्रे। और अभी जो वर्तमान में उनका नाम क्या है? शोभा ओझा। चलिए तो हमने इतनी पॉइंट अभी पढ़ लिए हैं और इनको अच्छे से आप याद रखें। अब हम आगे देखेंगे। इसका उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे, आयोग का अध्यक्ष इसका जो उद्देश्य है वो ये आप समझ गए होंगे कि महिलाओं को मानसिक स्थिति सुधारना है, स्वास्थ्य स्थिति सुधारना है, शिक्षा की अग्रसर करना है। और अगर उनको हित नहीं मिल पा रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उन अधिकारों को कैसे प्राप्त करवाएं और उनको कैसे हम न्याय की तरफ ले जाएं। अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो हम क्या पद्धति अपनाएं कि महिलाओं को न्याय मिल जाए। और हम जो है समानता की बात कर रहे हैं तो महिलाएं समान रूप से कब तक आ पाएंगी? समान लाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वो ये जो है ये आयोग करता है। तो एक अगर हम ऑल ओवर कहें तो महिलाओं की जो है हेल्पलाइन नंबर किसको बोलेंगे हम? आयोग को। मतलब हेल्प करता है ऑल ओवर, सिर्फ महिलाओं के लिए गठित किया गया है तो ये महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर हम इसको बोल सकते हैं। चलिए पढ़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी डेट भी आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। और किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। और कौन सी धारा थी? वो धारा थी 3, ठीक है। ये रिवाइज आप मन में एक बार करते जाएं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, अब ये किस पे काम कर रहा है? महिलाओं के सशक्तिकरण, ये हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं। हितों की देखभाल करना, संरक्षण करना, महिलाओं के प्रति भेदभाव के मूल व व्यवस्था करना, उनके में जो भेदभाव हो रहा है उसकी व्यवस्था करना कि भेदभाव क्यों हो रहा है, भेदभाव हम कैसे कम कर सकते हैं। स्थिति और जो है प्राप्त एवं भैया आवाज में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इनकी गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हर क्षेत्र में उन्हें विकास का समान अवसर दिलाने के लिए, अगर जो है पुरुषों के लिए समान अवसर आ रहे हैं, मतलब बराबर अवसर मिल रहे हैं पर महिलाओं के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब हर क्षेत्र में लड़ाई कौन करेगा? महिलाओं का वकील हम किसको बोल सकते हैं? राज्य महिला आयोग को, ठीक है।
महिलाओं पर जो है होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य आयोग का जो है वो गठन किया था। अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, लंबित है, अगर न्यायालय में कोई उनका मामला चल रहा है, वो बहुत दिनों से लंबित है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप इस पे जो है आवेदन करके या इसको सुनवाई करके जो है ये आयोग आपकी हेल्प करेगा। और बहुत कम पैसों में, जैसे न्यायालयों में आप अगर आपका कोई मामला चल रहा हो तो कितने पैसे लग जाते हैं, बहुत कम न्यूनतम जो है कीमत पर जो है या बहुत कम मूल्य पर ये आपके मामलों को निपटाएगा। और जो है वो महिला जो आप जो जिस मामले में आई है उसको जो है कहीं ना कहीं शांति प्रदान करेगा। ऑल ओवर महिला को शांति और जो अच्छे से रहने में, समाज में अपना सम्मान दिलाने के लिए ये जो आयोग है वो कार्यरत है। राज्य महिला आयोग महिलाओं के समर्थन करने वाले, उन्हें प्रेरित करने वाले, शुभकामनाएं देने वाले और सलाहकार के रूप में कार्यरत है। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। जैसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं, सिविल अदालत के जो है इसको अधिकार प्राप्त हैं कि अगर कोई पक्ष आया है, अगर कोई महिला आई है तो दोनों उसका एक पक्ष भी बुलाएंगे, उस महिला को भी बुलाएंगे, दोनों की सुनवाई कराएंगे, कौन सा पक्ष क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं उसको एक शांति के रूप में ले जाएंगे कि हम कहीं ना कहीं हम परिवार को बचा सकें, कोई परिवार टूटे ना, तो उनकी सुलह कराना भी इसका काम हो जाएगा। पर अंतिम निर्णय जो है ये नहीं ले सकता। अगर कोई बहुत गंभीर मामला है तो वो न्यायालय में ही सॉल्व होगा। बहुत लंबित मामला है जिसको कोर्ट जो है बार बार लंबित कर रहा है और बहुत गंभीर मामला है तो उसमें अंतिम निर्णय जो है इसका नहीं होगा, वो न्यायालय का ही अंतिम निर्णय इसका होगा। पर कहीं ना कहीं सुलह कराने का काम और जो है शांति कराने का काम ये उसमें करा सकता है। इस आयोग की सिफारिशों के सरकार द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग के द्वारा जो भी बताया जाता है उसको सरकार के द्वारा जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, या उसको जो है उसको सुनना ही पड़ेगा कि आयोग इस क्षेत्र में बात कर रहा है तो हमें वो क्षेत्र देखना ही पड़ेगा। यह आयोग जो है 7 सदस्यीय होता है, जो हम बता चुके हैं। 6 सदस्य जो है वो अशासकीय होते हैं और 1 सदस्य जो है वो शासकीय होगा। राज्य सरकार ने अशासकीयों में से अध्यक्ष को तथा मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अध्यक्ष जो होता है उसको हमेशा कैबिनेट मंत्री, जो केंद्र के मंत्री जो होते हैं, क्यों हंसी आ रही है, जो अध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट मंत्री की जो सुविधाएं जिसको उसको मिलती है ना कैबिनेट मंत्री को, ऐसी ही सुविधाएं जो है वो अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं। और जो बाकी सदस्य जो हैं उनको राज्य मंत्री जैसे ट्रीट होता है वैसे ही इनको ट्रीट किया जाता है। तो इनकी आप पोस्ट का अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं कि इनकी पोस्ट कितनी महत्ता के लिए इनकी पोस्ट बनाई जाती है। अब देखिए इसके कार्य देख लेते हैं। राज्य महिला आयोग के क्या क्या कार्य हैं। महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों में अन्वेषण एवं संपरीक्षण करना है। संविधान में जितने भी नियम दिए गए हैं महिलाओं से, या उनके अधिकार दिए गए हैं कि महिलाओं को जो है ये दिया जाएगा, या महिलाओं के लिए इतना ये क्षेत्र है, तो उसको देखना और उस जो संविधान में लिखा है उसके अनुरूप जो है पृष्ठभूमि पे काम हुआ कि नहीं उसको देखना, उसका परीक्षण करना, और नहीं हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई करना कि ये काम जो है हम जल्दी से जल्दी इसको लागू करें, जिससे ये जो संविधान में वर्णित काम है महिलाओं के लिए वो महिलाओं को लाभान्वित उस चीज से हो सके। राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर जैसा कि आयोग उचित समझे ऐसे संरक्षणों को कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार को आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट निकाली गई है वो राज्य सरकार को बताएगा टाइम टू टाइम। जब उसको लगेगा कि मुझे ये रिपोर्ट बतानी चाहिए, इतना इतना काम हो गया है, तो वो राज्य सरकार को ये पत्र भी बता सकता है। चलिए, संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में समुचित प्राधिकारियों तक ले जाएगा। अगर कोई भी महिलाओं की कानून में लिखा है और उसका उल्लंघन हुआ है तो उच्च अधिकारी जो है उस तक ये बात ले जाने में जो है ये आयोग समर्थ है। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेने में सलाह करेगा। महिलाओं का जो सामाजिक उद्धार है, या फिर हम आर्थिक उद्धार बोल सकते हैं, जिसको हम विकास बोल सकते हैं, मानसिक विकास, उसमें जो है ये आयोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अगर कोई एक महिला समूचे अगर क्षेत्र को आगे बढ़ाना हो तो उसमें आगे से जड़ के काम कौन करेगा, वो ये आयोग करने वाला है। ऐसे मुकदमों का धन देना, कोई भी मुकदमा है जहां पर बहुत सारी महिलाओं का भला हो रहा है तो वहां पर ये धन भी प्रदान कर सकता है, पैसे भी देगा। जिसमें ऐसे मुद्दे अंतर्वलित हैं जो महिलाओं के बड़े समूह को प्रभाव डालते हैं। महिलाओं के बहुत सारे अगर मैं किसी एक
एक महिला के लिए, अगर मैं मान लूँ, मैं ऐसा बोल दूँ, अगर ऐसा नियम आ जाए कि कोई भी महिला जीन्स नहीं पहन सकती, अगर मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँ तो पूरी महिलाओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे कोई मामले जो हैं उसमें आयोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है कि ये महिलाओं के ऐसे पक्ष में नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं इसके लाभ हानि पूरी देखकर जो है इसका विरोध भी ये आयोग करेगा। देखिए इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, इस आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। किसी व्यक्ति को समन किया, मतलब किसी व्यक्ति को जो है बुला सकता है, हाजिर करना कराना या शपथ पर उसका परीक्षण करना। किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष बुला सकता है, अगर महिला ने कुछ बोला है दोनों पक्षों को बुलाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसने आदेश दे दिए हैं तो उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। वो वहाँ जो एक जिसको इसके लिए सिविल अदालत के इसके अधिकार प्राप्त है ना, तो दोनों पक्षों को बुला सकता है, किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, उसको आना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों की बात ये सुनता है और पूरी जो है निर्णय तक यही आयोग ले जाता है। किसी दस्तावेजों का प्रकटीकरण, कोई भी दस्तावेज आपको चाहिए तो ये आयोग जो है मंगवा सकता है, इसके पास ये अधिकार है। उसे पेश किए जाने की अपेक्षा भी यह करता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रह करना, जैसे हम वो बोलते हैं ना, गीता जी की कसम खा के कहता हूँ, और ये भी ये जो कार्य जो है ये आयोग करता है, क्योंकि ये एक न्यायालय का ही तो काम कर रहा है। किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा कर सकता है। किसी भी न्यायालय से जो है अगर कोई मामला लंबित है और उसकी थोड़ी बहुत सुनवाई करनी है, तो न्यायालय से जो अपील कर सकता है कि हमें इस मामले के लिए कुछ जो दस्तावेज आपके पास में क्या हमें देखने को मिल सकते हैं, या हम उस पर कुछ हम देख के परीक्षण करके कुछ हम इसमें अपने जो महिला है उसको थोड़ा बहुत शांत कर सकते हैं, या अभी के लिए जो है हम उसको शांति प्रदान कर सकते हैं, या दोनों पक्षों को हम उस दस्तावेज के द्वारा सुन सकते हैं। ऐसा अपील भी न्यायालय के जो है वो पक्ष में कर सकता है। साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करेगा। अगर कोई भी दस्तावेज है और कोई भी साक्ष्य अगर महिला ने दिए हैं या दूसरे पक्ष ने दिए हैं, तो उसके लिए एक अलग से आयोग बना सकता है कि तुम इस दस्तावेज का या जो भी इन्होंने पत्र दिए हैं उसकी जांच पड़ताल करो कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने आयोग की शक्तियां पढ़ ली हैं। देखिए चलिए, आयोग को जो है बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। आयोग जो है, आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए स्पेशल आयोग बनाया गया है। चलिए अब मुझे बताइए कि इसका गठन कब हुआ, राज्य महिला आयोग का गठन 1998, 23 मार्च 1998 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। पर हम स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, 1995, मतलब हम इसको पूरा क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। ये धारा कौन सी लग जाएगी, तीसरी धारा इसमें लग जाएगी। और ये जो गठन हो गया है भैया, अब ये कौन सा स्वरूप में आया है, मतलब संवैधानिक स्वरूप में है, इसका वर्णन जो है संविधान में दिया गया है। और इसके जो हमने सदस्य देखे वो कितने थे, 7 इसमें सदस्य थे, और 6 कौन से उसमें आ रहे थे, अशासकीय, और एक जो आ रहा था वो शासकीय आ रहे थे। पर जो है भाई हमने इसमें 7 सदस्यों में एक कौन था और एक कौन था और 5 कौन थे, बाकी नॉर्मल सदस्य। ये बहुत विशेषज्ञ हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ ही इनके सदस्य बन सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ, मानसिक कोई बोलता है ना मानसिक अच्छे खासे डॉक्टर हैं मानसिक रोगियों के, तो ऐसे विशेषज्ञ जो है इनमें लिए जाते हैं। चलिए ये सदस्य की बात हो गई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, भोपाल। क्यों किया जाएगा, क्योंकि राज्य की राजधानी है, तो इसलिए इसकी जो है मुख्यालय यहीं पर किया जाएगा। अब एक चीज और, अगर जैसे ये सदस्य हैं, वेतन देने का काम भी राज्य सरकार करेगी, इनको जो है नियुक्ति देने का भी काम जो है राज्य सरकार करेगी, और इनको हटाने का काम भी जो है राज्य सरकार करेगी। इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो होगा 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। और आयु जो है, आयु 65 वर्ष। अगर मान लीजिए 3 साल तो वो काम करेगा ही, सदस्य 3 साल काम करेगा। अगर कोई भी इन सदस्यों के रूप में 64 साल में नियुक्त हुआ है, मतलब 64 साल में उसको नियुक्त किया गया है, तो वो बेचारा बंदा जो है सिर्फ 1 साल ही इसमें काम कर पाएगा, क्योंकि आयु की जो लिमिट है या अधिकतम लिमिट जो है वो कितनी है, 65 वर्ष। और अधिकतम वर्ष कितने हो सकते हैं, 3 साल का इसका कार्यकाल रहेगा। तो ये जो सदस्यों की बात हो गई। और वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, शोभा ओझा। और सबसे पहली अध्यक्ष का नाम क्या है, हेमंत पोत्रे। चलिए इतना आपको हो गया। अब इसका उद्देश्य बता दीजिए कि इसका उद्देश्य है क्या। हमने इतनी आयोग की बात कर ली, तो इसका क्या,
हाँ, सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाना और उसके हितों के लिए काम करना, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको पृष्ठभूमि पर लागू करना, महिलाओं के प्रति अगर भेदभाव हो रहा है तो उसको बढ़ाना, ये सब चीजें जो है इस आयोग का ये जो काम है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, इसकी आपने ये भी देख ली होंगी कि शक्तियां क्या हैं और इसकी जो है कार्य क्या है, ये भी आप अच्छे से देख चुके होंगे। चलिए अगली जो है, ये तो आपको खेल खेल में याद हो जाएगी क्योंकि ये तो नॉर्मली है। चलिए, क्या है बाल भवन, क्या है बाल भवन। हर संभागीय मुख्यालय, संभाग कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 10 संभाग, तो संभागीय मुख्यालय की बात चल रही है। हर संभाग में इसका एक मुख्यालय होगा। बाल भवन यानी बालकों का भवन। ठीक है, इसमें क्या होगा, 4 से लेके 15 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं इसमें आएंगे और क्या है भाई, सृजनात्मक गतिविधियां इसमें आयोजित की जाएंगी। सृजनात्मक क्या मतलब, कुछ नया करना, बच्चों को कुछ नया करके सिखाना, कुछ चीज दे दी उससे वो क्या डेवलप कर रहा है, उससे कुछ वो बना लेगा, ऐसी चीजों को जो या नवाचार करने की चीजें जो हैं वो इस बाल भवन में की जाती हैं। संभागीय मुख्यालय जो है हर संभाग में इसका मुख्यालय होगा। 4 से लेके बालिकाओं में ये जो है इस भवन में इनको ला सकते हैं और जो है इस रचनात्मक ये सब जो है। चालू करो साउंड साउंड। हेलो 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 हेलो। चलिए, बाल भवन जल्दी से कंप्लीट कर लें। संभागीय मुख्यालय इसके होंगे, इसमें 4 से लेके 15 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा या उसको जो है वहाँ पर रखा जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ सृजनात्मक गतिविधियाँ कराई जाती हैं या नवाचार की जो पद्धति है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। नवाचार से आपको पता होगा या सृजनात्मक गतिविधि से आपको ये पता होगा कि बालकों में जो है कुछ नया करने की वो आती है कि नवाचार, पुरानी पद्धति को ना रट के वो आगे कुछ नया अपना सृजन करना चाहेगा। इससे जो है ये डेवलप होगा जो बालक बालिका हैं उनमें। अब देखिए अगली कौन सी योजना है, सबला योजना। कौन सी योजना है? सबला योजना। सबला योजना नाम से समझ में आ रही है कि बल सहित, सबला योजना यानी बल सहित। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अबला, मतलब जिसमें बल नहीं है। सबला यानी जिसमें बल है, मतलब वो बेसहारा नहीं है, सहारा है खुद, मतलब सहारा। जब बल के सहित कैसे हो सकता है? जब उसमें शिक्षा होगी, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगी, पोषण उसको परिपूर्ण मिलेगा। बस उसको अच्छे से शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है और कहीं ना कहीं उसके पोषण का ध्यान रखना इस योजना का उद्देश्य है। देखिए इस योजना को जो हम दूसरे नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है? राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। कौन सी योजना? राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना को ही हम सबला योजना कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नवंबर महीने में, 19 नवंबर 2010 को। कब हुई थी? 19 नवंबर 2010 को इसकी स्थापना या शुरुआत की गई। पर इसको जो है इसकी घोषणा की गई थी, पर इसको जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? अगले उसमें है, इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 2011। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हो गई थी, पर इसकी घोषणा जो है 19 नवंबर 2010 में इसकी घोषणा की गई थी। सबला योजना, इसका दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। इसको जो इसकी घोषणा हुई थी वो 19 नवंबर 2010 की में घोषणा हुई थी। लागू जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2011 में लागू हुआ था। देखिए अब ये तो हमने ये पढ़ ली, पर इसको 2 योजनाओं के साथ सम्मिश्रण करके जो है इसको बनाया गया। कौन कौन सी? इससे पहले हमने एक योजना चलती थी 2000 में या 2001 में। ठीक है, कौन सी योजना चलती थी? किशोरी सशक्तिकरण योजना। कौन सी? किशोरी सशक्तिकरण योजना। आगे है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, किशोरी सशक्तिकरण योजना, इसको नहीं, इसमें नहीं लिखी है, चलो तो मेरे से ही सुन लो। किशोरी सशक्तिकरण योजना है इसमें। हाँ ये रहा ना। ठीक है, तो ये जो है 2000 और 2001 में चलाई गई योजना थी। इसका नाम क्या है? किशोरी सशक्तिकरण योजना। और इसी के साथ एक और योजना थी, बाल विकास सेवा योजना। कौन सी?
इसमें नहीं लिख रही, आप लिख लीजिएगा। बाल विकास सेवा योजना, मैं बोल रही हूँ आप लिखिएगा। बाल विकास सेवा योजना और किशोरी सशक्तिकरण योजना जो 2000 या 2001 में चलाई गई थी, इन दोनों का जो है मिक्स करके हमने सबला योजना में इसका रूपांतरण कर दिया। आई समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना, इसी को हम सबला योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना को जो है 2 योजनाओं से मिलकर बनाया गया। पहली कौन सी है? किशोरी सशक्तिकरण योजना, दूसरी जो है बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, इनको सम्मिश्रण करके जो है हमने सबला योजना का निर्माण किया था। सबला योजना जो है उसको जो स्थापित किया था या इसकी घोषणा की थी वो कब की थी? 19 नवंबर 2010 में। और इसको जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया गया था। अब हमने जो पुरानी जो योजना पड़ी थी, ये किशोरी सशक्तिकरण योजना, ये 200 जिलों में चलाई जाने वाली योजना थी और यह जो है 2009 में समाप्त हो गई। और हमने 2009 में जो है हमने इसकी योजना बनाने शुरू कर दी कि हम 2009 में जो है ऐसी कोई योजना बनाएंगे, ये दोनों योजना इसमें सम्मिलित हो जाएं। तो उसके बाद ही 2010 में इसका जो है घोषणा कर दी गई थी। आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? चलिए, सबले योजना के बारे में बताइए, इसका दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी या घोषणा की गई थी। और इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू। 2 योजना इसमें सम्मिलित करके मिलाई गई थी 2009 में या 2010 में। वो कौन कौन सी थी? किशोरी सशक्तिकरण योजना और बाल विकास सेवा योजना जो है, इन दोनों को मिक्स करके ये बनाई गई थी। और सबला योजना से आप इसका उद्देश्य आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बल सहित महिला का जो है निर्माण करना है। इसका मतलब पोषण मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और अच्छा जो है आवास वगैरह उसको रहना चाहिए, तभी वो जो है अपने खुद पे जो है अपने वित्तीय सहायता भी खुद कर सकेगी। स्वास्थ्य सही रहता है तो आप व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो इस पे जो है इस पे बल दिया गया था। मेरे हिसाब से इतना ही ठीक है। अगली उसमें हम अगली क्लास में दूसरी योजना पढ़ेंगे। चलिए, जिसने भी अभी पहली जो क्लास नहीं ली है, बहुत सारी हमारी योजनाएं हो चुकी हैं। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं हमने पहले से कौन सी योजना। सब अपनी कॉफी मॉफी बंद कर दो, बस आपको रिवाइज ही करना है। महिला जो हमारी लाडली लक्ष्मी योजना है वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ी थी लाडली बहना योजना। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? लाडो योजना या महिला सशक्तिकरण योजना। लाडो योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, शौर्य दल पढ़ा था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम जो पढ़ा था वो पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद जो हमने पढ़ा, फिर हम संरक्षण पे आ गए थे, हम गृह पे आ गए थे। बाल संरक्षण गृह पढ़ा। उसके बाद हमने बाल संरक्षण आश्रम पढ़ा। फिर उसके हमने शासकीय झूला घर भी पढ़े हैं, जो निम्न वर्गीय महिलाएं जो है उनके बच्चे बेसहारा घूम रहे थे तो उनको स्थल प्रदान किया। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा नारी निकेतन, जिसको हम क्या बोलेंगे? महिला पुनर्वास केंद्र। नारी निकेतन या महिला पुनर्वास केंद्र, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो हमने कल की पढ़ी, कल में कौन सा पढ़ा? अल्पकालीन आवास गृह योजना। फिर दूसरी योजना कौन सी पढ़ी? महिला उद्धार गृह पढ़ा। फिर उसके बाद जो हमने राजकीय अनुरक्षण गृह पढ़ा, जिसमें 2 योजनाएं मिक्स थी। फिर उसके बाद हमने सिलाई केंद्र पढ़ा, शासकीय सिलाई केंद्र, वो भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा महिला वसति केंद्र। ठीक है, वो हमने जो बाहर की जो पढ़ने जा रही हैं या फिर कोई नौकरी पेशा में है तो वहां पर रहने के लिए व्यवस्था महिला वशीकरण गृह। फिर हमने लास्ट में पेंशन वाली योजना पढ़ी थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसमें जो है ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा है सिर्फ 2 योजना या 3 योजना। कौन कौन सी? ये योजना नहीं, ये आयोग है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। इसको तो हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, हो सकेगा तो शनिवार रविवार को जो है हम क्वेश्चन भी इसके जितनी भी योजनाएं हो चुकी हैं उसके पूरे क्वेश्चन हम लगाएंगे। आज हमने आयोग पढ़ा है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लेंगे। एक एक पॉइंट जो है अच्छे से पढ़े। आयोग पढ़ लिया है, बाल भवन पढ़ लिया है और अभी जो लास्ट में है सबला योजना, इसको आप अच्छे से करें। और जिन लोगों ने ये जो वीडियो आज देखी है, अगर आप पहले की वीडियो देखना चाहते हैं, योजनाएं कंप्लीट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जो है बाकी वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, राधे राधे।